बेटा आज हम लोगों को पढ़ना है कोलाइडी विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म। कोलाइडी विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म का अर्थ होता है कोलाइडी विलयन में वे गुण या वे घटनाएं जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करती हैं। हम ऐसे गुणों को पढ़ने वाले हैं। अगर मैं देखता हूं इस प्रकार के 3 गुण हैं जो अणुओं की संख्या पर डिपेंड करते हैं। पहला अणुसंख्य गुणधर्म है टिंडल प्रभाव, दूसरा अणुसंख्य गुणधर्म मैंने लिखा है ब्राउनी गति, और तीसरा एक और अणुसंख्य गुणधर्म है वैद्युत कण संचलन। तो एक काम करते हैं, एक एक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे टिंडल प्रभाव क्या होता है। तो बेटा मैं बता दूं पहले टिंडल प्रभाव क्या है। आपने कभी कभी देखा होगा कोहरे में जब आप टॉर्च को जलाते हो या लाइट को जलाते हो तो आप क्या देखते हो कि प्रकाश का जो मार्ग है वो चमकता हुआ दिखाई देता है। ये चमकता हुआ प्रकाश का मार्ग जो दिखाई दे रहा है इसका प्रमुख कारण है टिंडल प्रभाव। या कभी कभी आप ऐसा भी देखते हो कि आपके घर में दीवार में कहीं एक छोटा सा छेद है, वहां से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, आप प्रकाश के उस मार्ग को देखते हो तो एक तो सबसे पहली बात प्रकाश का मार्ग चमकता हुआ दिखाई देता है, और आप उसको ध्यान से देखोगे तो कुछ पार्टिकल्स भी होते हैं जो मूवमेंट कर रहे होते हैं। तो वो जो प्रकाश का मार्ग चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, पूछता है इसका क्या कारण है, तो हम उसको बताते हैं कि टिंडल इफेक्ट इसका प्रमुख कारण है। तो अपने यहाँ टिंडल इफेक्ट से रिलेटेड कई घटनाएं ऐसी हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि टिंडल प्रभाव होता क्या है। तो इसको लिखना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अच्छा, टिंडल प्रभाव में एक बात और है कि टिंडल प्रभाव जो है वो केवल कोलाइडल सॉल्यूशन में ही उत्पन्न होता है। टिंडल प्रभाव ना तो वास्तविक विलयन में उत्पन्न होता है और ना ही निलंबन में उत्पन्न होता है। आखिर क्यों उत्पन्न नहीं होता इस चीज को भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले पढ़ेंगे कि टिंडल प्रभाव होता क्या है, कैसे उत्पन्न होता है। क्या लिखते हैं, जब किसी कोलाइडी विलयन पर, जब किसी कोलाइडी विलयन पर, कोलाइडी विलयन पर प्रकाश को आरोपित किया जाता है। कोलाइडी विलयन पर प्रकाश को लिख सकते हो या ऐसा लिख सकते हो, प्रकाश किरणों को आरोपित किया जाता है। प्रकाश किरणों को आरोपित किया जाता है, आरोपित किया जाता है तो यह पाया जाता है कि कोलाइडी विलयन के अंदर, कोलाइडी विलयन के अंदर प्रकाश का मार्ग चमकता हुआ दिखाई देता है। या पाया जाता है कि कोलाइडी विलयन के अंदर प्रकाश का मार्ग या प्रकाश किरणों का मार्ग, दोनों चीजें सेम है। प्रकाश का मार्ग चमकता हुआ दिखाई देता है, चमकता हुआ दिखाई देता है, अच्छा, अगर चमकता हुआ बेटा दिखाई दे रहा है तो कहता है चमकता हुआ अगर दिखाई दे रहा है तो इस घटना को कहते हैं टिंडल प्रभाव, या इस प्रभाव को कहते हैं टिंडल प्रभाव। अतः कोलाइडी विलयन में प्रकाश के मार्ग का चमकता हुआ ही दिखाई देना, प्रकाश के मार्ग का चमकता हुआ दिखाई देना, प्रकाश के मार्ग का चमकता हुआ दिखाई देना ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। दिखाई देना ही टिंडल प्रभाव कहलाता है।
कहलाता है। तो बेटा ये टिंडल प्रभाव हो गया। टिंडल प्रभाव क्या बोलते हैं कि जब किसी कोलाइडी विलयन पर प्रकाश को आरोपित किया जाता है तो हम इस बात को देखते हैं कि टिंडल उस कोलाइडी सॉल्यूशन के अंदर जब भी प्रकाश इंटर करता है तो प्रकाश का जो मार्ग है वो चमकता हुआ दिखाई देता है। प्रकाश के मार्ग का चमकता हुआ दिखाई देना कहलाता है टिंडल प्रभाव। अच्छा, टिंडल प्रभाव से कुछ खास रिलेटेड बातें उनको भी देखो लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, फिर पढ़ते भी जाते हैं साथ में और लिखते भी जाते हैं। पहला इफेक्ट क्या है, इसको सबसे पहला इफेक्ट क्या देखते हैं कि प्रकाश का यह मार्ग, जो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर प्रकाश का चमकता हुआ मार्ग दिख रहा है, यह मार्ग शंकु के आकार का होता है। शंकु के आकार का होता है। शंकु के आकार का होता है, या ऐसा बेटा बोल सकते हैं शंक्वाकार होता है। अतः इस शंक्वाकार आकृति को टिंडल कोण कहते हैं। टिंडल कोण, बेटा कोण का अर्थ भी तो शंकु होता है, कोण कहते हैं। इस बात को विशेष ध्यान रखना है। क्या बोलता है, टिंडल इफेक्ट तो आपने बता ही दिया, साथ में लिखा कि प्रकाश का यह मार्ग, जब हम किसी कोलाइडी विलयन पर प्रकाश को आरोपित करते हैं तो प्रकाश का जो मार्ग होता है वो एक शंकु के आकार का दिखाई देता है। देखो बेटा मैंने बना भी रखा है, ये देखो शंकु के आकार का दिखाई देता है ये मार्ग, क्योंकि ये चमकता हुआ मार्ग शंकु के आकार का दिखाई दे रहा है। मैंने बताया भी टिंडल शंकु एक इधर भी बना है एक इधर भी बना है, क्योंकि ये प्रकाश का चमकता हुआ मार्ग शंकु के आकार का दिखाई देता है। और शंकु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोन। इसलिए हमने टिंडल प्रभाव के कारण जो कोन बनकर तैयार हुआ है, टिंडल प्रभाव के कारण बने उस कोन को हमने नाम क्या दिया है, टिंडल कोन या टिंडल शंकु कहते हैं इसको। एक ये भी विशेष ध्यान रखना है। और एक बेटा बात याद रखनी है, क्या बात याद रखनी है कि अगर आप सोचिए इस बात को कि क्या वास्तविक विलयन जानते हो, जिनमें उपस्थित विलेय पदार्थ के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कैसा होता है, छोटा होता है, अर्थात उसके कण बहुत ही छोटे होते थे। बात आती है क्या कोलाइडी विलयन पर डालने पर तो टिंडल प्रभाव उत्पन्न होता है, क्या वास्तविक विलयन पर प्रकाश को आरोपित करने पर उस पर प्रभाव इस प्रकार का उत्पन्न होता है, या उसके प्रकाश का मार्ग चमकता हुआ दिखाई देता है। तो यह बात आती है बेटा कि जब भी हम किसी वास्तविक विलयन पर प्रकाश को आरोपित करते हैं किसी भी प्रकार का टिंडल प्रभाव दिखाई देता नहीं है। और फिर पूछता है आखिर क्या ऐसा रीजन है कि वास्तविक विलयन पर जो है वो टिंडल प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है। तो बेटा क्योंकि टिंडल प्रभाव जो है ये एक प्रकार का है प्रकाश का प्रकीर्णन, ध्यान देने वाली बात ही, क्योंकि कोलाइडी कणों का आकार अपेक्षाकृत कैसा होता है, बड़ा, और वास्तविक विलयन के कणों का आकार कैसा होता है, छोटा। और वास्तविक विलयन के कणों का आकार क्योंकि छोटा, देखो होता क्या है, कोलाइडी कण पर जब प्रकाश पड़ता है तो क्योंकि आकार अपेक्षाकृत बड़ा है, कोलाइडी कण पर प्रकाश पड़ने के बाद हाथ प्रकाश का क्या होता है, प्रकीर्णन, फैलाव होता है। क्योंकि आकार बड़ा है तो फैलाव अधिक रहता है। वास्तविक विलयन के कण का आकार बहुत ही छोटा है तो इसके द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन भी बहुत कम होता है। क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, हमें वास्तविक विलयन के कणों का जो मार्ग है, वास्तविक विलयन में जो प्रकाश का मार्ग है वो चमकता हुआ दिखाई नहीं देता। मैं दोबारा से इस बात को रिपीट कर देता हूं, शायद ये दोबारा में ज्यादा अच्छे समझ में आ जाए। कोलाइडी कणों का आकार अपेक्षाकृत कैसा होता है, बड़ा। तो जब भी प्रकाश को कोलाइडल सॉल्यूशन पे डाला जाता है तो प्रकाश का कुछ हिस्सा उस कोलाइडल पार्टिकल से टकराता है और प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही बेटा प्रकाश का जो मार्ग है वो चमकता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जब मैं यही बात कोलाइडल सॉल्यूशन को छोड़कर वास्तविक विलयन पर आ जाता हूं तो वास्तविक विलयन पर इफेक्ट क्या होता है कि वास्तविक विलयन के कण का आकार बहुत छोटा है। और क्योंकि वास्तविक विलयन के कण का आकार बहुत छोटा है, प्रकाश का अधिकांश भाग तो इस विलयन को पार करके निकल जाता है। छोटे कण के कारण इस पर प्रकाश का प्रकीर्णन भी कैसा होता है, बहुत कम होता है। और ये बहुत कम प्रकीर्णन हम लोगों को दिखाई नहीं देता है। तो एक बात ये जरूर बताएंगे, क्योंकि वास्तविक विलयन के कणों का आकार बहुत छोटा होता है, अतः इसके द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन भी बहुत कम हो पाता है।
और यही कारण है कि वास्तविक विलयन पर वास्तविक विलयन पर प्रकाश का मार्ग चमकता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो क्या लिखेंगे इस पर? लिखेंगे वास्तविक विलयन के कणों का आकार छोटा होने के कारण, कणों का आकार छोटा होने के कारण इनके द्वारा, इनके मतलब वास्तविक विलयन के कणों द्वारा, इनके द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम होता है। इनके द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम होता है या बहुत अल्प होता है, बहुत अल्प होता है, अतः टिंडल प्रभाव उत्पन्न नहीं हो, बहुत अल्प होता है, अतः टिंडल प्रभाव नहीं उत्पन्न होता, नहीं उत्पन्न होता है। एक तो सबसे पहले ये बात याद रखेंगे कि टिंडल प्रभाव इस टाइम पे उत्पन्न होने वाला नहीं, तो वास्तविक विलयन के क्योंकि कणों का आकार बहुत छोटा है, वास्तविक विलयन पर टिंडल प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है। अब इसके बाद आता है कि टिंडल प्रभाव का प्रमुख कारण क्या है, आखिर टिंडल प्रभाव क्यों उत्पन्न होता है। मैं बता दूं एक बार, टिंडल प्रभाव का प्रमुख कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। जैसे कोई पूछता है टिंडल प्रभाव किस घटना पर आधारित है, तो हम बताएंगे टिंडल प्रभाव जो है ये प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना पर आधारित है। तो एक नंबर इसमें से और बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे? टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित है। तो एक नंबर बेटा और इसमें से लिखा जा सकता है अगला, क्या? कभी कभी पूछ लेता है कि टिंडल प्रभाव और कौन स्थानों पर या और कैसी सिचुएशन पर उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो एक विशेष ध्यान रखना है, देखो इस बात को, एक कोलाइडल सॉल्यूशन में दो प्रावस्थाएं होती हैं, एक परिक्षिप्त प्रावस्था और दूसरा परिक्षेपण माध्यम। अगर इन दोनों के मध्य, किसके मध्य, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य अगर अपवर्तनांकों का अंतर कम है, अपवर्तनांकों का डिफरेंस कम है, तो ऐसी सिचुएशन पर भी कोलाइडल सॉल्यूशन में आप टिंडल शंकु को बनता नहीं देख पाते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, अगर किसी भाई एक कोलाइडी विलयन में दो प्रकार की प्रावस्थाएं हैं, पहली प्रावस्था है परिक्षिप्त प्रावस्था जिसको विलेय के नाम से जानते हो, और दूसरी अवस्था अगर देखा जाए तो है परिक्षेपण माध्यम, विलायक जिसको कहते हैं। अगर परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य अंतर बहुत कम है, ऐसी सिचुएशन पर बेटा टिंडल प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है। अब मैं एक तो इस बात को भी बेटा हमें लिख लेनी चाहिए कि अगर किसी भी कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य अपवर्तनांकों का अंतर बहुत कम है, तो वहां पर टिंडल प्रभाव उत्पन्न नहीं होता, या फिर टिंडल प्रभाव उत्पन्न भी होता है, टिंडल शंकु बनता भी होगा तो बहुत क्षीण बनता है, बहुत हल्का बनकर तैयार होता है, और ये डिफरेंस डिपेंड करेगा डिफरेंस पर। अच्छा, इसमें से एक बात और मैं जोड़ दूंगा लास्ट में, क्या बात जोड़ दूंगा कि जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं, द्रव स्नेही जानते थे, जिनको जैसे द्रव के कांटेक्ट में लाया था सीधी शीघ्रता से कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेते थे। द्रव स्नेही कोलाइडों में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य अपवर्तनांकों का अंतर कम होता है, इसलिए द्रव स्नेही कोलाइड जो होते हैं वो टिंडल प्रभाव अधिकांशतः ऐसा होता है कि उनका टिंडल प्रभाव बहुत क्षीण होने के कारण वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन जितने भी द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं, जो द्रव के कांटेक्ट में आने के बाद भी शीघ्रता से कोलाइडी विलयन नहीं बना पाते थे, इनकी परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यमों के मध्य डिफरेंस अपवर्तनांकों का बहुत अधिक होता है, और जिसके कारण ये टिंडल प्रभाव को उत्पन्न करते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं,
ये टिंडल प्रभाव को उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन द्रव विरोधी कोलाइड जो होते हैं वो टिंडल प्रभाव को उत्पन्न नहीं करते हैं। तो 1 नंबर इस पे सबसे पहले लिखेंगे क्या, यदि परिक्षिप्त प्रावस्था, यदि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम यदि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांकों का अंतर अधिक है, या मैं बेटा पहले अल्प वाली बात बताता हूं, अल्प है या कम है, तो टिंडल प्रभाव अत्यंत क्षीण का मतलब है ये प्रभाव बहुत ही कम होता है, फिर उत्पन्न होता है, अत्यंत क्षीण होता है। और बेटा कोई पूछ लेता है कि अच्छा कोई ऐसा एग्जाम्पल बता दो जिसमें से टिंडल प्रभाव बहुत ही क्षीण होता है, तो हम तुरंत एक एग्जाम्पल देने वाले हैं, क्या, द्रव स्नेही कोलायड। द्रव स्नेही कोलायड में अगर आप टिंडल प्रभाव को देखते हो तो ये बहुत ही क्षीण होता है। अब बेटा ये वाली बात तो बताने की नहीं है, क्या इसका जस्ट अपोजिट, कि यदि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांकों का अंतर अधिक है तो वहां पर टिंडल प्रभाव जो है वो अधिकता से उत्पन्न होगा। और पूछेगा इसका एग्जाम्पल क्या है, तो बेटा जस्ट बता दोगे द्रव विरोधी कोलाइड इसका क्या है, एग्जाम्पल है। तो ऐसी सिचुएशन पर भी ध्यान रखने वाली बात है। अभी एक और चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी, क्या पढ़ी है, देखो यहां पर कहीं लिखा था कि हाँ, वास्तविक विलयन के कणों का आकार छोटा होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत अल्प होता है, और या फिर उसके नीचे एक लाइन लिखी थी, टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित है। तो टिंडल प्रभाव जब बेटा प्रकाश का प्रकीर्णन करता होगा, या टिंडल प्रभाव द्वारा जब भी प्रकाश का फैलाव, प्रकीर्णन का मतलब फैलाव, तो बेटा ये फैलाव विशिष्ट रंगों के लिए अलग अलग होता है। कैसे अलग अलग होता है, मुझे फिजिक्स में तो ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा, क्योंकि मैं इस बात को देखता हूं कि बैंगनी और नीले कलर के लिए तरंग दैर्ध्य की वैल्यू बहुत कम होती है। इसका तरंग दैर्ध्य बहुत कम मानता है, तकरीबन 4000 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है, क्योंकि इसके लिए तरंग दैर्ध्य की वैल्यू बहुत कम है। प्रकीर्णन के दौरान नीला या बैंगनी रंग का फैलाव सबसे कैसा होता है, अधिक होता है। अब बात करते हैं, अगर मैं इस बात को करूंगा कि तो सबसे कम प्रकीर्णन किसके लिए होता है, रेड कलर के लिए, क्योंकि लाल रंग के लिए ऐसा मुझे कुछ वैल्यू एग्जैक्ट नहीं पता है, वो आपकी फिजिक्स के टीचर बता देंगे या फिर आपको किताबों में देखने को मिल जाएगा। लाल रंग के लिए तरंग दैर्ध्य की वैल्यू ऐसे कुछ होती है 7800 एंगस्ट्रॉम के आसपास या 8000 के आसपास होते हैं, क्योंकि वहां रेड कलर के लिए जो तरंग दैर्ध्य की वैल्यू है वो बहुत अधिक है। इसके लिए प्रकीर्णन सबसे कैसा होने वाला है, कम होने। तो एक विशेष इस बात को ध्यान रखेंगे कि प्रकीर्णन जो है, प्रकीर्णन इस बात पर भी डिपेंड करता है। प्रकीर्णन एक तो ये सबसे बड़ी बात है, प्रकीर्णन जो तरंग दैर्ध्य पे डिपेंड करता है, इस बात को लिखेंगे। दूसरा ये भी बात पे लिखेंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन जो है ये कोलाइडी कणों के आकार पर भी डिपेंड करता है। भाई कोलाइडी कणों का आकार कोई निश्चित तो है नहीं, निश्चित कितना है, 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर। तो किसी कोलाइडी कण का आकार 1 नैनोमीटर के आसपास भी हो सकता है, तो किसी कोलाइडी कण का आकार 1000 नैनोमीटर के आसपास भी हो सकता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन कोलाइडी कणों के आकार पर भी डिपेंड करता है। तो दो चीजें अभी बतानी होंगी, एक तो कोलाइडी कणों में से जब प्रकीर्णन होता है तो वो अधिकांश प्रकीर्णन किसके लिए होता है, नीले रंग के या बैंगनी रंग के लिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि कोलाइडी कणों का जो प्रकीर्णन, कोलाइडी कणों पर जो प्रकाश का प्रकीर्णन है ये डिपेंड करता है कोलाइडी कणों के आकार पर। क्योंकि भाई कोलाइडी कणों का आकार क्या है, एक रेंज है, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। अब अगर कोलाइडी कणों का आकार 1 नैनोमीटर के आसपास हुआ तो उसके लिए प्रकीर्णन अलग है, और लगभग 1000 नैनोमीटर के लिए आसपास हुआ तो उसके लिए प्रकीर्णन का मान अलग है। तो मैं इन दो बातों को लिखूंगा, तो मैं यही लिखे देता हूं, क्या लिखे देते हैं, कोलाइडी कणों पर प्रकाश का
सर्वाधिक प्रकीर्णन, प्रकाश का सर्वाधिक प्रकीर्णन नीले या बैंगनी रंग के लिए होता है। नीले या बैंगनी रंग के लिए होता है। नीले या बैंगनी रंग के लिए होता है। अब बेटा एक नंबर जो यहां रह गया उसको इधर लिखेंगे। अब बेटा यहां पे तो वाला नंबर लिख लेना चाहिए कि जो प्रकाश का प्रकीर्णन है ये डिपेंड किस पे करता है, कोलाइडी कणों के आकार पर, क्योंकि कोलाइडी कण का आकार तो एक रेंज होता है, तो कण का आकार थोड़ा छोटा भी हो सकता है, थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। तो ये लिखेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन कोलाइडी कणों के आकार पर, कोलाइडी कणों के आकार पर भी निर्भर करता है। आकार पर भी निर्भर करता है। कभी कभी हम लोगों से पूछ लेता है, कहता है सर जी इसके एक दो एग्जाम्पल बता देते, ज्यादा बेटर था, क्योंकि घटना तो मैंने पढ़ ली लेकिन हमें एग्जाम्पल इसका नहीं पता चला। सबसे पहला अगर एग्जाम्पल देखें कोलाइडी कणों पर प्रकाश के प्रकीर्णन का या टिंडल के प्रभाव का, तो पहला ही एग्जाम्पल है आकाश का रंग कैसा दिखाई देना, नीला। अब देखो क्या है कि इसको मैं इसे समझा देता हूं, अगर कभी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप उसका आंसर आसानी से दे लोगे। दैनिक जीवन पर आधारित घटना है और ज्यादातर बच्चे इसका आंसर ऐसे ही दे सकते हैं। देखो ये तो मानते ही हो कि जो पृथ्वी का वायुमंडल है, मैं दूसरे ग्रह की बात ही नहीं करता हूं, जो पृथ्वी का वायुमंडल है इसमें बहुत सारी गैसें हैं, बहुत सारे नमी पार्टिकल हैं, बहुत सारे धूल के पार्टिकल हैं। अगर ये सारे के सारे धूल के पार्टिकल या नमी के पार्टिकल वायुमंडल में उपस्थित हैं, तो ये वायुमंडल में उपस्थित रहकर एक प्रकार का कोलाइडी विलयन बनाते हैं। अब जब ये एक प्रकार का कोलाइडी विलयन बनाते हैं, तो जब सूर्य का प्रकाश इन कोलाइडी विलयन पर पड़ता है आकर, या इन कोलाइडी कणों पर पड़ता है, तो प्रकाश का क्या होता है, प्रकीर्णन। अब जब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तो मैं इस बात को जानता हूं, देखो क्या, कि सर्वाधिक प्रकीर्णन प्रकाश का जो है वो कहीं पर लिखा हुआ है, यहाँ पे सर्वाधिक प्रकीर्णन प्रकाश का नीले या कैसे रंग के लिए होता है, बैंगनी रंग के लिए होता है। ये बात का मैं बिल्कुल भी विरोध नहीं करता कि प्रकाश का प्रकीर्णन लाल रंग के लिए नहीं हुआ होगा। अगर कोई मुझसे कहता है क्या सर जी लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं होगा, मैं बिल्कुल भी इस बात का विरोध नहीं करता किसी के सामने कि प्रकाश का प्रकीर्णन लाल रंग के लिए नहीं हुआ। लाल रंग के लिए भी प्रकाश का प्रकीर्णन हुआ है, लेकिन सर्वाधिक प्रकीर्णन किसके लिए हुआ है, नीला या बैंगनी रंग। अच्छा सोचो, अगर किसी कमरे पर नीले या बैंगनी रंग में का फैलाव ज्यादा कर दिया जाए, या एक कमरे पर नीले और बैंगनी रंग के बल्ब अधिक लगा दिए जाएं और लाल रंग का बल्ब लगा दिया जाए एक, क्या मानते हो कमरे पर किस प्रकार का कलर दिखाई देगा आपको, नीले रंग का। तो सेम चीज है, लाल रंग का भी प्रकीर्णन हुआ होगा बेटा, लेकिन क्योंकि सर्वाधिक प्रकीर्णन बैंगनी और नीले रंग के लिए था, हमें आकाश बैंगनी या किस कलर का दिखाई देने लगा, नीले रंग का दिखाई देने लगा। तो मैं क्या बोलता हूं कि मैं इस बात का कभी विरोध नहीं करूंगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वो लाल रंग के लिए नहीं हुआ था, पीले रंग के लिए नहीं हुआ था, हरे रंग के लिए नहीं हुआ था। हर एक रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन हुआ होगा, क्योंकि नीले रंग का फैलाव या बैंगनी रंग का फैलाव अधिक होता है। आपने फिजिक्स में घटना पढ़ी भी थी प्रकाश का प्रकीर्णन प्रिज्म के थ्रू, उसमें से आपने पढ़ा भी था कि प्रकाश जो है विबग्योर के कलर्स में फैल जाता है और सबसे ज्यादा फैलता है, सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसके लिए होता है, मुड़ाव किसके लिए होता है, झुकाव किसके लिए होता है, बैंगनी रंग के लिए। तो मैं क्या बताऊंगा, सबसे पहला जो इस पर आधारित घटना है वो आधारित घटना है, क्या है आधारित घटना, आकाश का रंग कैसा दिखाई देना, आकाश का रंग नीला दिखाई। तो कभी आपसे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है देना कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो आप उसका आंसर यही बताओगे इसी प्रकार से कि आकाश में से बहुत सारे वायु के, धूल मिट्टी के या नमी के पार्टिकल्स हैं जो उसने वायुमंडल में या आकाश में उसने क्या बना रखा है, कोलाइडल सॉल्यूशन बना रखा है। जब सूर्य का प्रकाश इन कोलाइडल कणों पर पड़ता है तो प्रकीर्णन होता है, क्योंकि प्रकीर्णन का वैल्यू सर्वाधिक किसके लिए होता है, नीले या बैंगनी रंग के लिए, इसलिए हमें प्रकाश आकाश का रंग कैसा दिखाई देने लगता है, नीला। अभी नेक्स्ट नंबर एक और आता है
वैसे जब भी किसी टीचर ने जल के विषय में एक बात लिखा है तो बताया है कि जल रंगहीन होता है, लेकिन अगर हम इस बात को देखें कि समुद्री जल का रंग तो हमें नीला दिखाई देता है, आखिर क्यों? तो बेटा आप सभी जानते हो समुद्री जल में बहुत सारे साल्ट घुले हुए हैं, बहुत सारे लवण घुले हुए हैं, बालू के पार्टिकल हैं या अन्य अशुद्धियों के कण हैं। ये अन्य अशुद्धियों के कण, बालू के कण, या फिर मैं क्या बोल रहा था, साल्ट के पार्टिकल्स, ये समुद्र के घोल में या समुद्री जल में बनाते हैं कोलाइडी विलयन। अब समुद्री जल में कोलाइडी विलयन बन गया, या मैं मान लेता हूं समुद्री जल एक प्रकार का कैसा विलयन है, कोलाइडी विलयन है। अगर समुद्री जल एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है तो जब सूर्य का प्रकाश समुद्र पर पड़ता है तो समुद्र के कोलाइडी कणों पर भी पड़ता होगा, और समुद्र के कोलाइडी कणों से होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। अब ये बात बेटा दोबारा बताने की जरूरत नहीं है कि अगर समुद्री कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन होगा तो सबसे अधिक प्रकाश का प्रकीर्णन किस कलर के लिए होता है, नीले या बैंगनी कलर के लिए। तो मैं ये नहीं कहता रेड कलर नहीं फैला होगा, रेड कलर भी फैला होगा, लेकिन प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक किसके लिए हुआ, बैंगनी या नीले कलर के लिए हुआ। हमें समुद्री रंग का कलर कैसा दिखाई देने लगा, नीला दिखाई देने लगा। तो एक और हम इस बात को लिखेंगे, समुद्री जल का रंग, जल का रंग कैसा दिखाई देना, नीला दिखाई देना, दिखाई देना। अभी एक बात को और ध्यान से दिमाग में बिल्कुल बिठा करके रखोगे। हमारे यहां एक क्वेश्चन आता है, कहता है रक्त एक कोलाइडी विलयन है और रक्त कोलाइडी विलयन होने के बावजूद कहता है ये इस पर टिंडल प्रभाव उत्पन्न नहीं होता। टिंडल प्रभाव उत्पन्न नहीं होता अर्थात ये प्रकाश सोर्स है, ये एक पात्र है, इसमें रक्त का कोलाइडी विलयन अगर भर दिया जाए, अगर रक्त के कोलाइडी विलयन को भरते हो और फिर आप प्रकाश सोर्स को अप्लाई करते हो, प्रकाश किरणों को अप्लाई करते हो, तो जैसे अभी इस कोलाइडी विलयन में प्रकाश का मार्ग चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, टिंडल प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, लेकिन रक्त के कोलाइडी विलयन पे अगर आप प्रकाश को आरोपित करते हो तो उस पर किसी भी प्रकार का टिंडल प्रभाव उत्पन्न होता दिखाई नहीं देता। ये दो बातों का के लिए है। पहला, या तो रक्त कोलाइडी विलयन नहीं है, और या फिर अगर रक्त कोलाइडी विलयन तो आखिर इसमें से क्या प्रॉब्लम है कि ये जो है वो टिंडल प्रभाव को उत्पन्न नहीं करता है। तो इस बात को विशेष ध्यान रखने वाली बात है, रक्त एक कोलाइडी विलयन है लेकिन टिंडल प्रभाव को उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि टिंडल प्रभाव में परिचित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य अपवर्तनांक कैसा होता है, बहुत कम। और क्योंकि बहुत कम होता है रक्त टिंडल प्रभाव को उत्पन्न नहीं करता। मैंने बताया भी था सारी यहीं पर कहीं पर। हाँ, क्या लिखा था, कह रहा था यदि परिचित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांकों का अंतर अल्प है, अल्प का मतलब बहुत कम है, तो टिंडल प्रभाव अत्यंत क्षीण उत्पन्न होता है। अत्यंत क्षीण का मतलब बहुत हल्का होता है या फिर उत्पन्न ही नहीं होता है। तो एक रक्त के विषय में ये बात जरूर ध्यान रखना है आप लोगों को, रक्त का जो कोलाइडी, रक्त एक प्रकार का कोलाइडल सॉल्यूशन है। ये टिंडल इफेक्ट क्यों नहीं बताता है, बस तुरंत बता दो उसको, क्योंकि उसके परिचित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य का जो अपवर्तनांक होता है वो अपवर्तनांक की वैल्यू बहुत कम होती है। इसलिए रक्त कोलाइडी विलयन होने के बावजूद भी टिंडल प्रभाव को उत्पन्न नहीं करता है। तो ये बेटा टिंडल इफेक्ट से या टिंडल प्रभाव से रिलेटेड आर्टिकल हो गया। अभी कोलाइडी विलयन के ही अणुसंख्य गुणधर्म में से दूसरा अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ते हैं जिसका नाम है ब्राउनियन मोशन। अब ब्राउनियन मोशन में से क्या किया जाए, अध्ययन किया जाए। भाई क्या है ब्राउनियन मोशन, तो ये अध्ययन का सब्जेक्ट है, देखने का सब्जेक्ट है। और जब हमने देख लिया, कणों को पहचान लिया, घटना को पहचान लिया, फिर इसको बताने का सब्जेक्ट है। तो करना क्या, देखो सबसे पहले आपके यहाँ घरों में कभी वो जो धूप पतले मार्ग से आती है, नहीं पूरा रास्ता चमकता हुआ दिखाई देता है, आपने उसको क्या कह रखा है, टिंडल प्रभाव। अब क्या है कि वो जैसे मार्ग में चमकता हुआ आएगा, आप नजदीक आओगे, उस चमकते हुए मार्ग में से किसी एक पार्टिकल को देखोगे। एक पार्टिकल को देखोगे तो क्या देखोगे, वो पार्टिकल जो है वो अनिश्चित गति कर रहा है। अच्छा, बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, सबको एक साथ एनालाइज कर पाना अपने आप में कठिन चीज है। एक एक पार्टिकल्स को एनालाइज करेंगे, उसको देखेंगे वो टेढ़े मेढ़े मार्ग में गति करता है, कहीं इधर जाता है, कहीं इधर जाता है, लगातार टेढ़े मेढ़े मार्ग में गति करता है, कुछ इस प्रकार की मोशन करता है। टेढ़े मेढ़े मार्ग मैंने कैसे बनाया है, आप कहोगे सर जी क्या इसका कोई निश्चित पैटर्न है? भैया कोई निश्चित पैटर्न नहीं, तुम अपने मन से भी टेढ़े मेढ़े मार्ग में बना लेना, और बिल्कुल ऐसा ही बनाने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम में आ जाओगे, दोबारा हम खुद नहीं बना पाएंगे ऐसा। यहां से कोलाइडल पार्टिकल चला, यहां गया, फिर अचानक कोलाइडल पार्टिकल मुड़ गया, सामने जाता रहा, फिर मुड़ गया, सामने गया, फिर मुड़ गया, सामने गया, फिर मुड़ गया, और लगातार इस प्रकार से एक कोलाइडी कण गति करता रहता है।
इस बात को सबसे पहले देखा था रॉबर्ट ए के ब्राउन ने। और क्योंकि रॉबर्ट ए के ब्राउन ने इस गति को सबसे पहले देखा कि कोलाइडी कण इस टेढ़े मेढ़े मार्ग में इस प्रकार से गति करते हैं, और क्योंकि इस गति का अध्ययन सबसे पहले रॉबर्ट ए के ब्राउन ने किया, इस प्रकार की गति का नाम भी क्या रख दिया गया, ब्राउनी गति, और या ब्राउनियन मूवमेंट रख दिया गया। तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले ब्राउनियन मूवमेंट के विषय में बताते हैं, फिर इसकी घटना से रिलेटेड जितने भी अंदर के आर्टिकल होंगे उनको सबको पढ़ेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे कि यदि किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित, यदि किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कण का अध्ययन, कोलाइडी कण की गति का अध्ययन, ऐसा लिख सकते हैं, कोलाइडी कण की गति का अध्ययन ध्यानपूर्वक किया जाए, अध्ययन ध्यानपूर्वक किया जाए, पूर्वक किया जाए तो ऐसा पाया जाता है, किया जाए तो ऐसा पाया जाता है, ऐसा पाया जाता है कि कोलाइडी कण अनिश्चित रूप से, कोलाइडी कण अनिश्चित रूप से प्रत्येक संभव दिशा में गति करते हैं, अनिश्चित रूप से प्रत्येक संभव दिशा में, ऐसा भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं इस लाइन को, सब प्रत्येक संभव दिशा में टेढ़े मेढ़े मार्ग में गति करते हैं, टेढ़े मेढ़े मार्ग में गति करते हैं, गति करते हैं। अब बेटा वो वाली लाइन बताने का नंबर आ गया, क्योंकि इस प्रकार की गति का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था, रॉबर्ट ए के ब्राउन ने किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पे गति का भी नाम रख दिया गया ब्राउनी गति। तो इसको तो बेटा सेकंड नंबर पे लिखेंगे इस इंफॉर्मेशन को, क्योंकि इस प्रकार कणों के इस प्रकार की गति को, या ऐसा क्योंकि कोलाइडी कणों की इस प्रकार की गति को, इस प्रकार की गति को सर्वप्रथम रॉबर्ट ए के ब्राउन ने अध्ययन किया था अतः उनके का मतलब रॉबर्ट ए के ब्राउन के नाम पर गति का नाम ब्राउनी गति रखा गया। ब्राउनी गति रखा गया।
तो बेटा ये सेकंड नंबर तो ये इंपॉर्टेंट है कि आखिर इसका नाम ब्राउनी गति क्यों पड़ गया। तो हम बताएंगे क्योंकि इस प्रकार के टेढ़े मेढ़े मार्ग में गति करते हुए कोलाइडी कणों को तो सबसे पहले अध्ययन में लाए थे रॉबर्ट ए के ब्राउन। उन्हीं के नाम पर गति का नाम भी रख दिया गया, कहा गया कि भैया ये प्रकार की मोशन जो है वो ब्राउनियन मोशन है। अब कभी कभी हम लोगों से पूछ लेता है कि ब्राउनियन मोशन का कारण क्या हो सकता है, आखिर जो पार्टिकल हैं ये ऐसी गति क्यों कर रहे हैं, इनको इतनी क्या प्रॉब्लम है कि सब टेढ़े मेढ़े मार्ग में भगते चले जा रहे हैं। तो बेटा उसके गति के मैं दो प्रमुख कारण मानता हूं। सबसे पहली बात ध्यान रखने वाली बात है, जिन पार्टिकल की गति का अध्ययन किया जा रहा है ये पार्टिकल है विलेय के, और विलेय के पार्टिकल का आकार कैसा होता है, बड़ा, और विलायक के प्रकार पार्टिकल्स का आकार कैसा होता है, छोटा। तो मैंने जो गति भी दिखाई है ये विलेय के पार्टिकल्स की दिखाई है, विलायक के पार्टिकल की गति नहीं दिखाई है। तो ऐसा मानना है कि जब विलेय का पार्टिकल गति करता है तो विलायक के पार्टिकल के साथ क्या होता है, टकराता है, और जब विलायक के पार्टिकल के साथ टकराता है तो उस टकराने के कारण इस विलेय के पार्टिकल की गति की दिशा लगातार क्या होती रहती है, बदलती रहती है। पहला की कारण तो ये रहा इसका। तो एक काम करते हैं, एक कारण को पढ़ा है तो पहले उसको लिख लेते हैं, फिर दूसरे कारण को पढ़ते हैं तो फिर इसको लिखते हैं। फिर मैं दोबारा से रिपीट कर दूं कि कोलाइडी विलयन में उपस्थित जो कोलाइडी कण होते हैं ये विलायक के कणों से टकराते हैं, या विलायक ना कहना चाहो तो एक बहुत अच्छा नाम हम लोगों ने ढूंढ रखा था, परिक्षेपण माध्यम के कणों से टकराते हैं, और परिक्षेपण माध्यम के कणों से टकराते हुए अपनी दिशा को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। अतः ये इस प्रकार की गति करते हैं। तो बेटा ये तीसरे नंबर पर मैं इस ब्राउनियन मोशन का क्या लिखता हूं, कारण क्या है। कभी कभी पूछ लेता है ब्राउनियन मोशन का कारण क्या, तो वो कारण हम लोग यहां पर बताएंगे। क्या बताएंगे कारण, कोलाइडी कण अपने मार्ग में गति करते हुए परिक्षेपण माध्यम के कणों से टकराते हैं। परिक्षेपण माध्यम के कणों से टकराते हैं, और टेढ़े मेढ़े मार्ग में गति करते हैं। बेटा इसका एक और रीजन है जो समझ में आ सकता है, कैसे वो रीजन दूसरा कारण समझ में आ सकता है, इसको भी ध्यान देते हैं, शायद कुछ बातें इससे इंफॉर्मेशन में निकल आए। कि अगर बेटा ये एक कोलाइडी कण है या एक कोलाइडल सॉल्यूशन है तो इसमें एक कोलाइडी कण तो है नहीं, हालांकि हमने अध्ययन केवल एक कोलाइडी कण का ही किया है, उसकी ही गति को पढ़ा है। लेकिन इस अगर एक कोलाइडल सॉल्यूशन को देखें तो इसमें बहुत सारे कोलाइडी कण होते हैं। ध्यान देने वाली बात है, अगर इस कोलाइडी कण पर धनावेश है तो बेटा इस विलयन में जितना भी कोलाइडी कण है समस्त कोलाइडी कणों पर कैसा आवेश होगा, धन आवेश ही होगा। अगर इस कोलाइडी कण के पर धनावेश है और यहां पर एक कोलाइडी कण है इस पर भी धनावेश है तो क्या हुआ, ये कोलाइडी कण उस कोलाइडी कण की ओर गया। जैसे दोनों कोलाइडी कण पास में आए, इन दोनों ने एक दूसरे को समान आवेश के कारण क्या किया, प्रतिकर्षित किया, और प्रतिकर्षित करने से दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। फिर ये वाला पार्टिकल किसी दूसरे कोलाइडी कण के पास गया, प्रतिकर्षित हुआ, फिर इसकी डायरेक्शन चेंज हुई, चेंज हुई। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोलाइडी कण जो होते हैं वो एक दूसरे पर क्या लगाते रहें, प्रतिकर्षण लगाते रहें। पूछा क्यों, क्योंकि इन पर कैसा आवेश होता है, समान आवेश होता है, और उस प्रतिकर्षण के कारण कोलाइडी कण टेढ़े मेढ़े मार्ग में क्या करते रहें, गति करते रहें। तो एक रीजन इसका और बेटा हो सकता है, इसको भी लिख लेते हैं। कोलाइडी कणों पर समान आवेश के कारण, कोलाइडी कणों पर समान आवेश के कारण ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते रहते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं।
प्रतिकर्षित करते हैं। अतः ब्राउनी गति संभव है। ब्राउनी गति संभव है। तो बेटा ये दो रीजन हो सकते हैं कि ये ब्राउनियन मोशन करते क्यों हैं। अच्छा, किसी भी कोलाइडी विलयन के स्थायित्व टिकाऊ रहने का भी यही कारण है, क्योंकि उनके सभी पार्टिकल पर कैसा है, सेम चार्ज है। तो सेम चार्ज होता है, पार्टिकल एक दूसरे से दूर रहने का प्रयास करता है, और दूर रहने का प्रयास करता है, इसका मतलब सॉल्यूशन में पार्टिकल समान रूप से कैसे हैं, वितरित हैं, घुले हुए हैं, आराम से बने रहेंगे। तो बेटा ये हो गया गुण। अगर आप पढ़ते हो कि ब्राउनियन मोशन को या ब्राउनियन मूवमेंट को, तो ब्राउनियन मूवमेंट में एक चीज बहुत ज्यादा पूछता है, कहता है ब्राउनियन मोशन का या ब्राउनियन मूवमेंट का क्या कारण है। तो ब्राउनियन मूवमेंट के आप दो रीजन हैं, बेटर है मेरे ख्याल से आप इसको समझा के आ जाइएगा कि ब्राउनियन मूवमेंट क्यों होती है और इसका नाम ब्राउनियन मोशन क्यों रखा गया। एक काम करेंगे, अणुसंख्यक गुणधर्म पर एक आर्टिकल और आधारित बचा हुआ है हमारे पास, वैद्युत कण संचलन। इसको जल्दी से नोट करेंगे, फिर पढ़ेंगे वैद्युत कण संचलन को। बेटा अगला आर्टिकल है वैद्युत कण संचलन। ये भी एक प्रकार का अगर देखा जाए अणुसंख्यक गुणधर्म है। वैद्युत कण संचलन क्या है, मैं इसको पहले अलग से बता देता हूं। आपने एक प्रोसेस देखा होगा, विद्युत अपघटन। होता क्या है, एक आप वास्तविक विलयन लेते हो और वास्तविक विलयन पर वैद्युत क्षेत्र को अप्लाई करते हो। वैद्युत क्षेत्र का समझते हैं, किसी बैटरी या सेल से जुड़े हुए दो इलेक्ट्रोडों को एक विद्युत अपघट्य पदार्थ में डुबा देते हैं और उस पर विद्युत धारा के प्रवाहित करने पर प्रभाव को अध्ययन में लाते हैं। तो अगर किसी विलयन पर या विद्युत अपघट्य पर विद्युत धारा के प्रवाह को देखा जाए तो उस गुण को कहते हैं विद्युत अपघटन। लेकिन अगर कभी किसी कोलाइडी विलयन पर विद्युत धारा का प्रवाह किया जाए तो कोलाइडी विलयन पर विद्युत धारा के प्रभाव से जो गुण उत्पन्न होता है या जो प्रभाव उत्पन्न होता है उस प्रभाव को कहते हैं वैद्युत कण संचलन। दोनों का डिफरेंस ध्यान देने लायक है, क्योंकि विद्युत अपघट्य में दो प्रकार के आवेशित पार्टिकल पाए जाते हैं। जैसे मेरे पास कोई विद्युत अपघट्य है, जैसे NaCl, बेचारा सबसे सस्ता यही विद्युत अपघट्य मिल जाता है। जब भी किसी व्यक्ति को विद्युत अपघट्य की बात करनी होती है, NaCl का घोल लिख देता है। बेटा NaCl के घोल पर Na पार्टिकल पर प्लस चार्ज होता है और Cl पार्टिकल पर कैसा चार्ज होता है, माइनस। अर्थात किसी विद्युत अपघट्य में दोनों प्रकार के आवेशित कण पाए जाते हैं। अब दोनों प्रकार के आवेशित कण पाए जाने पर होता क्या है, अगर हम इसमें विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल प्लेट की ओर भगता है, और जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल है ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की ओर भगता है, और इस घटना को कहते हैं वैद्युत अपघटन। लेकिन अगर हम किसी कोलाइडी विलयन के कणों का अध्ययन करें या किसी कोलाइडल सॉल्यूशन का अध्ययन करें तो कोलाइडल सॉल्यूशन, ये बेटा कोलाइडल सॉल्यूशन भरा हुआ है कोलाइडी विलयन, और ये जो आपको पार्टिकल दिख रहे हैं ये कौन से कण है, कोलाइडी विलयन के कण। और कोलाइडी विलयन के कण पर एक अच्छाई होती है या एक विशेष प्रकार का गुण होता है कि इसके जितने भी पार्टिकल होंगे समस्त पार्टिकल पर एक ही प्रकार का आवेश होता है। विद्युत अपघट्य में अलग अलग प्रकार के आवेश होते हैं, लेकिन कोलाइडी विलयन के जितने भी पार्टिकल होते हैं समस्त पार्टिकल्स पर केवल एक प्रकार का आवेश पाया जाता है। या तो सभी पार्टिकल्स पर धनावेशित कण होंगे या सधनावेश होगा, और या तो सभी पार्टिकल्स पर कौन सा आवेश होगा, ऋणावेश। दोनों आवेश एक साथ नहीं पाए जा सकते। इस बात को बहुत अच्छे ढंग से याद कर लेना, तैयार कर लेना। कोलाइडल पार्टिकल की ये विशेषता ही है, या तो समस्त कोलाइडी कणों पर धनावेश पाया जाएगा। पूछेगा सर जी हम इस विलयन को क्या कहें, आप कहोगे धनावेशित कोलाइडी विलयन। अगर कोई कोलाइडी विलयन ऐसा मिल जाता है जिसके समस्त पार्टिकल्स पर ऋण आवेश है तो आप इसको क्या बोलते हो, ऋणावेशित कोलाइडी विलयन। जैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, गंदा जल ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है, धुआं भी एक प्रकार का ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है, रक्त भी एक प्रकार का ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है, क्योंकि रक्त के समस्त कणों पर कैसा आवेश पाया जाता है, ऋण आवेश पाया जाता है। ये ऋणावेशित कोलाइडी विलयन हो गया। तो अब हुआ क्या, मैंने एक कोलाइडल सॉल्यूशन को यहाँ भर रखा है, और कोलाइडल सॉल्यूशन को भरने के बाद मैंने एक तरफ एनोड को जोड़ दिया है प्लेटिनम की प्लेट द्वारा, कैथोड को भी जोड़ दिया है प्लेटिनम की प्लेट द्वारा। कोई पूछेगा ये किस धातु के इलेक्ट्रोड हैं, तो बेटा धात्विक इलेक्ट्रोडों का क्या नाम दोगे, प्लेटिनम। बैटरी के एक टर्मिनल से इस प्लेट को जोड़ा गया, बैटरी के दूसरे टर्मिनल से उस प्लेट को जोड़ा गया। अच्छा, इसको भी ऐसा समझते हैं, अगर इसको बैटरी के धनावेशित प्लेट से जुड़ा गया है अर्थात इस प्लेट पर कैसा आवेश छा गया है, धनावेश। अगर बैटरी के इस प्लेट को ऋणावेशित से जोड़ा गया तो इस पूरी प्लेट पर कैसा आवेश है, ऋणावेश। अब सोचने वाली बात है,
दोनों प्लेटें कोलाइडी विलयन में डूबी हैं, ये यू आकार की, ये क्या है, नली। अब मैं कुछ देर के लिए, देखो हम लोगों को एक्सपेरिमेंट क्योंकि समझना है, आप एक चीज तो माननी पड़ेगी, या तो इस कोलाइडी विलयन को धनावेशित कोलाइडी विलयन मान लेना होगा, या तो ऋणावेशित, तभी हम एक्सपेरिमेंट को सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेता हूं कि ये कैसा आवेशित मान ले, धनावेशित, क्योंकि आपने कहा है कि धनावेशित कोलाइडी विलयन मान ले, मैंने मान लिया कि ये कोलाइडी विलयन कैसा आवेशित है, धन आवेशित। यार बेटा ये सोच के बताओ, अगर समस्त कोलाइडी विलयन को धनावेशित क्यों बताया, क्योंकि इसके सभी कणों पर कैसा आवेश था, धनावेश। फिर मैंने यहां पर विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं किया था, उस समय मैंने देखा ये कण कहां गति का सूक्ष्मदर्शी लगाया, देखा कहां कण गति कर रहे हैं, कण अपने मन से जिधर पाते हैं उधर गति करते हैं, जहां मन पा रहे हैं उधर से गति कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, मुड़ रहे हैं, अर्थात ब्राउनियन मोशन कर रहे हैं। क्या ब्राउनियन मोशन में कण की दिशा निश्चित होती है, अनिश्चित गति होती है। लेकिन फिर मैंने देखा कि जैसे ही मैंने वैद्युत क्षेत्र को अप्लाई किया, वैद्युत क्षेत्र के अप्लाई होते ही सभी कणों की दिशा बदल गई, क्योंकि आपने धनावेशित कोलाइडी विलयन बताया था। इसलिए मैंने क्या देखा कि जितने भी कोलाइडी कण हैं वह समस्त कोलाइडी कण की दिशा बदल गई, और वे कौन सी दिशा में गति करने लगे, ऋणावेशित प्लेट की ओर गति करने लगे। देखो सारे प्लेट, जितने भी पार्टिकल थे वो ऋणावेशित प्लेट की ओर गति करने लगे, इनके सभी की गति की दिशा कैसी हो गई, निश्चित हो गई। बना देते हैं बेटा थोड़ा सा निश्चित दिशा, सारे पार्टिकल निश्चित दिशा में क्या करने लगे, गति करने लगे। तो विद्युत क्षेत्र के अप्लाई होने पर कोलाइडी कणों का एक निश्चित दिशा में गति करना, एक निश्चित इलेक्ट्रोड की ओर गति करना ही कहलाता है वैद्युत कण संचलन। अच्छा, वैद्युत कण संचलन की परिभाषा में मैंने यही चीज लिखी, देखो क्या बोलता है कि जब किसी कोलाइडी विलयन को वैद्युत क्षेत्र में लाया जाता है, तो भैया मैं वैद्युत क्षेत्र में ले आया, तो कोलाइडी कण एक निश्चित इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं। बिल्कुल सही है, सारे के सारे जो पार्टिकल थे वो एक देखो निश्चित इलेक्ट्रोड की ओर क्या करने लगे, गति करने लगे। समस्त कोलाइडी कणों का एक निश्चित दिशा की ओर गति करना कहलाता है वैद्युत कण संचलन। अभी आगे क्या बोलता है, धनावेशित कोलाइडी विलयन। धनावेशित कोलाइडी विलयन किसको कहते हैं, जिसके समस्त कणों पर कैसा आवेश होता है, धनावेश। उसको धनावेशित कोलाइडी विलयन के, सॉरी मैं क्या लिखता हूं, धनावेशित कोलाइडी विलयन पर वैद्युत क्षेत्र के आरोपित करने पर समस्त कण किस पर पहुंचते हैं, कैथोड। यार बेटा हाँ बिल्कुल, धनावेशित कोलाइडी विलयन तो सारे के सारे पार्टिकल कहां भागेंगे, ऋणावेशित प्लेट की ओर, अर्थात कैथोड पर जाएंगे। और ऐसा ही कैथोड पर जाएंगे ही नहीं, बल्कि कैथोड पर क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। और जब ये कैथोड पर चिपकेगा, एक और बात देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जब ये कैथोड पर चिपकेगा कण का आवेश समाप्त हो जाएगा। पूछेगा सर जी कण का क्यों आवेश समाप्त हो जाएगा, 2 मिनट के लिए देखते हैं। अच्छा बेटा, इस प्लेट पर कैसा आवेश होगा, ऋण, कण पर कैसा आवेश है, प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, और माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो ये अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इस कण को। जैसे ही कण को देगा तो कण का आवेश क्या हो जाएगा, समाप्त, और ये कण प्लेट पर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। प्रत्येक कण को यही होता रहेगा। नेक्स्ट नंबर कहता है ऋणावेशित कोलाइडी विलयन। अगर कोई ऐसा कोलाइडी विलयन होता जिसके कणों पर ऋण आवेश होता, वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर समस्त कोलाइडी कण कहां पर पहुंच जाते, एनोड पर पहुंच जाते और विद्युत उदासीन हो जाते। विद्युत उदासीन का मतलब मैं बता रहा हूं ना, अपना आवेश क्या कर देते, खो देते। अब बात आती है सर जी इस पर कैसे आवेश खो देते, तो इस पर तो वही पार्टिकल आएगा जिस पर कैसा आवेश है, ऋण आवेश। सोचो इस प्लेट पर कैसा आवेश है, तो अब प्लेट पर इलेक्ट्रॉन की कमी है और कण पर इलेक्ट्रॉन क्या दिखता है, तो इस बार इलेक्ट्रॉन, कण अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के किसको दे देता, प्लेट को, और प्लेट को देता तो प्लेट का धन चार्ज खत्म, इसका ऋण चार्ज खत्म, और जाके ये पार्टिकल कहां पर चिपक जाता, प्लेट पर। नेक्स्ट नंबर मैं लिखता हूं, क्या लिखा है, विपरीत आवेशित कण इलेक्ट्रोडों पर पहुंचकर, बिल्कुल सही है, धनावेशित कण होते हैं तो कैथोड पर पहुंचते हैं, ऋणावेशित इलेक्ट्रोड कण होते हैं तो एनोड पर पहुंचते, उदासीन हो जाते हैं। मैंने ये बात भी लिख दी। नेक्स्ट नंबर पे अब ये सारी घटना को पढ़ने के बाद कहता है इसका उपयोग क्या हो सकता है, तो मैंने 4 उपयोग लिखे हैं। जल्दी से इन 4 उपयोगों को देखो, सुनते हैं कैसे इसको हम लोग आंसर दे पाएंगे। चिमनी से धुआं या विषैली गैसों को हटाना। चिमनी से निकला हुआ धुआं एक प्रकार का कोलाइडी विलयन होता है। अब ध्यान रखने वाले हैं कि उस धुएं को समाप्त कैसे करें, या उन धुएं में उपस्थित विषैली गैसों को समाप्त कैसे करें। हम इस बात को जान के, अगर धुआं एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है तो या तो धुएं के समस्त कणों पर कैसा आवेश होगा, माइनस चार्ज, या तो सभी धुएं के कणों पर कैसा होगा, प्लस चार्ज। उस धुएं को क्या करेंगे, इस ट्यूब में भरकर वैद्युत क्षेत्र अप्लाई कर देंगे। सोचने वाली बात है, अगर धुआं ऋणावेशित विलयन है तो ऋणावेशित विलयन जो सारे के सारे धुएं के पार्टिकल गति करते हुए कहां चले जाएंगे, धनावेशित प्लेट पर क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे।
तो अगर चिमनी में मैंने वैद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दिया, तो वैद्युत क्षेत्र अप्लाई करने पर एक इलेक्ट्रोड धनावेशित, एक इलेक्ट्रोड ऋणावेशित। अगर ऋणावेशित कण है तो सारे के सारे धनावेशित प्लेट पर चिपक जाएंगे। अगर धनावेशित कण होते तो धुएं के समस्त कण कहां चिपक जाएंगे? ऋणावेशित प्लेट पर पहुंच जाएंगे। अगर प्लेट पर चिपक गए तो चिमनी के ऊपर से जो गैस निकलेगी वो नॉर्मल एयर होगी, वो किसी भी प्रकार का धुआं नहीं होगी। तो चिमनी से धुएं को अलग कर सकते हैं, लेकिन उस पर वैद्युत क्षेत्र को अप्लाई करके, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं धुआं भी एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है। जल की अशुद्धियां, पहले तो मैं ये बता दूं, अगर अशुद्ध जल है तो उसमें जो अशुद्धियां हैं ज्यादातर अधिकांश ऋणावेशित अशुद्धियां होती हैं। अभी समझते हो, अगर किसी जल को शुद्ध करना है तो क्या करोगे? ट्यूब में भर लिया जाए, वैद्युत क्षेत्र अप्लाई किया जाए, क्योंकि जल में उपस्थित अशुद्धियां ऋणावेशित हैं, वो सारी की सारी अशुद्धियां कहां जाएंगी? धनावेशित टर्मिनल पर आती जाएंगी, और धनावेशित टर्मिनल पर आकर क्या हो जाएंगी? चिपक जाएंगी। अगर बेटा सारी अशुद्धियां धनावेशित प्लेट पर यहां चिपक गई आके, तो जल कैसा हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। दूसरा ही हो सकता है। तीसरा मैं क्या ले, लैटेक्स से, सबसे पहली बात तो लैटेक्स पता होना चाहिए। लैटेक्स क्या होता है? लैटेक्स एक प्रकार का द्रव पदार्थ है जिससे रबड़ का निर्माण होता है। इसको अभी ऐसे समझते हैं। लैटेक्स समझ गए क्या है? पेड़ से निकला एक ऐसा लिक्विड सब्सटेंस होता है, गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, श्वेत रंग का होता है, हल्के पीले रंग का होता है। ये लैटेक्स की विशेषता थी भैया। अब लैटेक्स वो जो लिक्विड है उसी का स्कंदन करवाते हुए में रबड़ बनाते हैं हम लोग। तो हुआ क्या, हमने जैसे ऐसे काम करना है, हमारे पास एक चाकू है और चाकू पर रबड़ का हत्था चढ़ाना है, तो करेंगे क्या? देखो हम थोड़ा सा ऐसा बात बताते हैं। ऐसा बाई चांस मुझे पता चल गया कि लैटेक्स ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है। ऐसा बाई चांस मुझे किसी ने बता दिया कि सर जी जो रबड़ है वो, सॉरी जो लैटेक्स है वो ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है, तो मैं क्या करूंगा? धनावेशित इलेक्ट्रोड को हटा दूंगा, क्योंकि सर जी इससे क्या दुश्मनी थी। और इस पे बेटा मैंने चाकू रख दी है। देखो अब मैं चाकू कितना भयंकर रखता हूं। अरे तलवार, और इस पर मैंने धनावेशित अप्लाई कर दिया है। धनावेश अप्लाई कर दिया, सोचने वाली बात है। इतने एरिया पर मैंने धनावेशित अप्लाई कर दिया, और ये जो बाकी का हिस्सा है चाकू का धार वाला हिस्सा, वो इस ट्यूब से बाहर है। सोचो मैंने यहाँ लैटेक्स भर दिया है, सभी कणों पर ऋणावेश है। ऋणावेश होगा, जैसे ही वैद्युत क्षेत्र अप्लाई करोगे समस्त ऋणावेशित रबड़ के पार्टिकल गति करने लगेंगे और धनावेशित प्लेट पर क्या होने लगेंगे? अच्छा, यहां पर धनावेशित प्लेट पर चिपकेंगे तो देखो यहां चिपक जाएंगे, नहीं चिपक जाएंगे, और इस पूरे हत्थे को क्या कर लेंगे? चाकू के ढक लेंगे। ऋणावेशित पार्टिकल चिपक कर हत्थे को पूरी तरीके से कवर कर लेंगे, ढक लेंगे, बंद कर देंगे। लेकिन इस दौरान रबड़ के द्वारा चाकू के हत्थे का ढकना अनिश्चित होगा। अनिश्चित का मतलब कहीं ज्यादा रबड़ हो गई होगी और कहीं कम। तो फिर बाद में उसको हम सावधानी पूर्वक अच्छे से डिजाइन में क्या कर लेंगे? चेंज कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा रबड़ है उसको क्या कर देंगे? वहां से हटा देंगे और अच्छे से अच्छा डिजाइन भी बना सकते हैं। जिस टाइप का आप डिजाइन चाहते हो उस टाइप के डिजाइन को आप आसानी से तैयार कर सकते हो। तो ये तीसरा नंबर हो गया। कहता है कोलाइडी रंजकों से धातु पर पेंट करना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं इसको। विद्युत धारा के प्रभाव से किसी कोलाइडी विलयन द्वारा किसी धातु की सतह की रंगाई कर देना, उसको कलर कर देना, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। स्ट्रॉन्ग प्लेटिंग है ये। मतलब आप साधारणतः धातुओं की प्लेटिंग करते हो, वो पेंट से कुछ ही महीनों या कुछ वर्षों में बेकार हो जाती है, लेकिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मेथड है जिससे एक बार आपने धातु की रंगाई कर दी तो वो पेंट जल्दी से समाप्त होने वाला नहीं, उसका प्रभाव समाप्त होने वाला नहीं। टीन शेड जो आते हैं ना, इन पे कभी कभी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, या मूल्यवान वस्तुओं पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी जाती है ताकि वो जल्दी से कभी खराब ना हो। अब ध्यान देने वाली बात है, मुझे कोई रंजक, कोलाइडी रंजकों का मतलब क्या? रंजक का मतलब कलर। अगर मुझे कोई भी कलर्ड कोलाइडी विलयन मिल जाता है और हमें उसे एक धातु पर सतह के रूप में चढ़ा देना है, पेंट कर देना है, जिसे मुझे क्या लगता है, अब मेरे पास कोई एक खिलौना है ये, ठीक है, अरे भैया वो उसका मुकुट है, वो चले चलना दे। अब इस खिलौने को आपको क्या करना है? इस पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है या इस पर रंगाई करनी है, तो करोगे क्या?
हमने रंगीन कोलाइडी विलयन को इस पूरे ट्यूब में क्या कर रखा है, भर रखा है। अगर मुझे ये पता है कि जो कोलाइडी विलयन है ये ऋणावेशित है, तो हम धनावेशित प्लेट पर खिलौने को टांग देंगे। अगर हमको ये पता चलता है कि ये कोलाइडी विलयन धनावेशित है, तो मैं ऋणावेशित प्लेट की जगह पर इसको टांग दूंगा। जैसे ही विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया जाएगा, समस्त कोलाइडी कण जाते हुए उस मेटल के खिलौने पर क्या होने लगेंगे, चिपकने लगेंगे, और एक पतली परत उसके ऊपर क्या हो जाएगी, चढ़ जाएगी कोलाइडी कणों की। और इस प्रकार से हम उस खिलौने को क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। तो इतने कामों में बेटा वैद्युत कण संचलन का प्रभाव आता है। वैद्युत कण संचलन या वैद्युत कण संचरण सेम चीज है, इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं इसको। और बाकी के आर्टिकल की जो है, जैसे कुछ चीजें हम लोगों को अभी भी पढ़नी है, उनको बाकी नेक्स्ट आर्टिकल पे रखें, नेक्स्ट क्लास पे रखेंगे।